हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्र क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाए हैं, वो है मौलिक अधिकार। ये क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी चैप्टर है। इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग क्या करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्या है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम इस मौलिक अधिकार के चैप्टर को देखते हैं। और ये जो मौलिक अधिकार का चैप्टर है, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है तो क्या हर साल इसमें से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पर क्या होता है फोकस करके देखिएगा। तो पहले देखते हैं मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार क्या होता है? एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार होता है। क्या होता है? एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार जिसे कहते हैं। राजनीतिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार क्या है? एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार का मतलब होता है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक का अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो भारतीय नागरिक क्या है, कोर्ट जा सकता है। किस अनुच्छेद में? देखिएगा, एक है अनुच्छेद 32 के तहत ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी मौलिक अधिकार क्या है? एक प्रकार के न्याय योग्य अधिकार है। क्या जिसको क्या होता है, भारत के जो नागरिक है अगर उनका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, उच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी ये न्याय योग्य क्या है, अधिकार प्राप्त है, यानी मौलिक अधिकार को प्राप्त है। देखिए, दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड में क्या है, लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया था। बाद में इस मौलिक अधिकार को क्या है, अमेरिका के संविधान में भी इनको शामिल किया गया था। और भारत में जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो कहां से लिया गया? इसका स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका से लिया गया। यानी भारत में जो मौलिक अधिकार है वो कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे संविधान के भाग 3 में इसको शामिल किया गया है। हमारे संविधान के भाग 3 में इसको शामिल किया गया है, यानी संविधान के भाग 3 में इनको शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य इनको शामिल किया गया। अनुच्छेद क्या है? 12 से 35 के मध्य इनको शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और किस भाग में है? भाग 3 में है। और किस अनुच्छेद में है? 12 से लेकर 35 है। और ये किस प्रकार का अधिकार है? एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। अगर इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोई भी भारतीय नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। आगे देखिएगा, हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार के क्या थे? मौलिक अधिकार थे। कितने प्रकार के? 7 अधिकार थे। मौलिक यानी 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान में है। कौन कौन से? समानता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार पहला अधिकार है। इसमें क्या? अनुच्छेद 14 से 18 तक के बीच में क्या है, समानता का अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें है अनुच्छेद 23 और 24 इसमें शामिल किया गया है। और अगला है जो चौथा अधिकार है, उसको कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, जो धार्मिक पंथ है या जो धार्मिक मान्यता है उनको मानने के लिए अधिकार दिया गया है। यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। और पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? अल्पसंख्यकों का अधिकार। यानी अल्पसंख्यक जैसे क्या है, भारत में 6 अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया। ये क्या है, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। और इनके अधिकार मतलब इनके संस्कृति, इनके भाषा और इनकी लिपि के संरक्षण के लिए क्या है, अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया है। और छठा जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? संपत्ति का अधिकार है। और ये क्या है, अनुच्छेद 31 में इसका उल्लेख था पहले। लेकिन क्या है, इसको क्या है, भारत में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या है,
मौलिक अधिकार को, उसको संपत्ति के मौलिक अधिकार से उनको हटा दिया गया है। अब ये क्या है, एक वैधानिक अधिकार है और इसको अनुच्छेद 300A में इसको जगह दिया गया। कितने में जगह दिया गया? 300A में जगह, यानी 300 क में इनको जगह दिया गया। तो पहले देखिएगा संपत्ति का अधिकार क्या था, एक मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है, एक वैधानिक अधिकार रह गया। कैसे अधिकार रह गया? वैधानिक अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार सवाल पूछा था। देखिएगा ये कब किया गया था, ये किया गया था 1978 में किया गया था। कब किया था? 1978 में क्या किया था, संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अब सातवां जो मौलिक अधिकार है उसको कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है, अगर इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत हम क्या है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ये क्या है, पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार होते थे और वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, इस समय वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। यानी क्या है, इस मौलिक अधिकार को क्या है, समाप्त कर दिया गया है। यानी संपत्ति का जो अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को क्या हमारे संविधान में समाप्त कर दिया। कब गया है? 1978 को समाप्त कर दिया। उसके लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था और अब इसे एक वैधानिक अधिकार बनाया गया है और इसको अनुच्छेद 300A में या 300 क में इसको शामिल किया गया है। अब हम देखते थोड़ा सा इनके विस्तार के बारे में देखते हैं। पहले हम लेते हैं समानता का अधिकार। देखिए समानता के अधिकार में जो पहला अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद है 14। देखिए अनुच्छेद 14 में क्या बताया कि विधि के समक्ष समानता। क्या बताया कि विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता। यानी इसका मतलब ये हुआ, भारत के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी पद पर हो चाहे वो किसी पद पर ना हो, सबके लिए क्या है, विधि एक जैसा होना चाहिए। सबके लिए कैसा होना चाहिए, विधि एक होना। अगर कोई किसी भी जाति धर्म का हो, सबके लिए विधि क्या होगा, एक समान। अगर हिंदू भी अगर हत्या करेंगे तो उनको भी जो सजा मिलेगा, मुस्लिम भी अगर हत्या करेंगे तो उनको भी वही सजा मिलेंगे, ठीक है। या कोई सरकारी कर्मचारी भी अगर कोई हत्या करेंगे तो उनको भी क्या होगा, वही सजा मिलेंगे। और एक आम आदमी अगर हत्या करेंगे उनको भी क्या होगा, वही सजा मिलेगा। लेकिन कुछ विशेष अधिकारियों यानी जो संवैधानिक पद पर होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है। जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति को, अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति क्या है अपने पद पे होते तो उनको क्या है, उन पर अगर फौजदारी मुकदमा और उसमें चलाना होता है तो क्या होता है, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल पर क्या होता है, फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकता। ये इनके क्या है, विशेष अधिकार इनको प्राप्त है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा जो समानता का अधिकार में क्या है, उसको कहते हैं अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 में क्या क्या बताया। देखिए अनुच्छेद 15 में बताया गया कि लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान, रंग, नस्ल आदि के आधार पर असमानता नहीं किया जा सकता। नहीं, भेदभाव, इनके आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखिए आप लोग को मालूम होगा हमारे धर्म में या हमारे देश में पहले क्या था, कुछ निम्न जातियों के साथ क्या होता था, छुआछूत होते थे। या उनको आज भी देखिएगा महिला और पुरुष में क्या लिंग भेद होता है। पुरुषों को क्या होता है, अधिक सैलरी मिलता है, उनको समाज में अच्छा इज्जत मिलता है, लेकिन महिलाओं को कम इज्जत मिलता है। लेकिन हमारे संविधान में 15 में क्या बोला है कि लिंग के आधार पर किसी का क्या नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं, उनका भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है धर्म। धर्म के आधार पर भी क्या होता है, किसी का क्या होना, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, सब क्या है भारत में बराबर नागरिक है, उनको क्या है किसी भी प्रकार की असमानता नहीं, भेदभाव नहीं किया जाता है। तीसरा जाति। देखिए भारत में बहुत सारी जातियां हैं और कोई भी जाति क्या होता है, संविधान के अनुसार श्रेष्ठ नहीं होता, सभी जाति क्या है, एक समान होते हैं। इसलिए जाति के आधार पर भी क्या है, असमानता नहीं की जा सकती, यानी उनमें भेदभाव नहीं होता। उसके बाद जन्म स्थान।
देखिए क्या होता है, जो शहर के लोग होते हैं वो भी क्या होता है, गांव वाले को गवार खा कहते हैं, यानी बोलते हैं गांव वाले, क्या गांव वाले को समझ में नहीं आता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है, क्योंकि आज जो शहर में जो लोग रह रहे हैं वो भी तो उनके पूर्वज तो कभी ना कभी गांव से थे तो शहर में आए हैं। जब वो गांव से शहर में आके बुद्धिमान बन गए, तो आज के गांव के लोग भी अगर शहर में जाएंगे तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, जहां पे संघर्ष होगा तो उसमें क्या है, ऑटोमेटिकली उसमें क्या होता है, बुद्धिमत्ता आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, जन्म स्तर के आधार पर भी क्या होता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरी है रंग, रंग के आधार पर भी क्या होता है, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्यों, देखिए हमारे आप लोगों को मालूम होगा ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था किया गया था वो रंग के आधार पर किया गया था। ठीक है, लेकिन क्या आज भी देखिएगा कहीं भी लड़की या लड़के को शादी होता है तो पहले देखते हैं कि लड़की या लड़के क्या है, किस रंग के है, यानी गोरे रंग के लड़की या लड़के को क्या होता है, समाज में ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, रंग के आधार पर भी क्या भेदभाव करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, रंग के आधार पर भी क्या होता है, देखिए आजकल क्या है, हर गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, हर घर में लिखा रहता है कि काले रंग वाले तेरे मुंह काले। ठीक है, तो रंग क्या होता है, काले रंग को क्या होता है, निम्न माना जाता है, और जो गोरे रंग पे जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या उच्च माना जाता है। तो क्या है, ये क्या है, एक गलत मानसिकता का शिकार व्यक्ति ही ऐसे चीजों को मानते हैं। तो रंग के आधार पर भी क्या होता है, किसी को भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा नस्ल, नस्ल के आधार पर भी क्या होता है, किसी को भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि नस्ल अलग अलग क्षेत्र में क्या होता है, अलग अलग नस्ल के लोग पाए जाते हैं, तो उसके आधार पर क्या होता है, भेदभाव नहीं किया जाता। तो आर्टिकल 15 में क्या है, लिंग, धर्म, जाति, जन्मस्थान, रंग और नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 16, देखिए अनुच्छेद 16 में क्या है, 16 देखिए इसमें क्या किया, अवसर की समानता की बात की। कैसे अवसर, अवसर की समानता, यानी क्या, अपॉर्चुनिटी, किसकी बात की, अपॉर्चुनिटी की बात की। देखिए क्या होता है, देखिए आप लोग बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई एसएससी की कर रहा है, कोई क्या होता है यूपीएसआई का कर रहा है, कोई यूपीपीसीएस का कर रहा है, कोई क्या होता है आरओ का कर रहा है। तो क्या भारत के अगर जो भी इसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि इस एग्जाम के लिए ऐसे उम्मीदवारों की आवश्यकता है, अगर ऐसे उम्मीदवार अगर मिल जाए तो बता सकते, ये भारत सरकार नहीं बोल सकते कि इस धर्म के लोगों को या इस जाति के लोगों को या इस क्षेत्र के लोगों को हम भर्ती नहीं करेंगे। तो क्या भारत के सभी नागरिकों को क्या था, ऑफर होता है कि आप फार्म भरिए और कंपटीशन में आइए और पास हो जाइए तो उस नौकरी को ले जाइए। तो क्या सबको बराबर की समानता दी गई है। ठीक है, देखिए दुनिया में जो अमीर और गरीब में जो अधिकतर जो अंतर है उसका दो कारण है। एक कारण है कि सबको एक समान शिक्षा नहीं प्राप्त हुआ, सबको एक समान क्या नहीं प्राप्त हुआ, शिक्षा। और दूसरा है सबको एक समान अवसर नहीं प्राप्त हुआ। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति गांव में रहते हैं और गांव में क्या होता है, सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, और क्या होता है शहर में कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। पर क्या दोनों का शिक्षा एक जैसा है, नहीं है। आप जानते हैं भारत में कुछ आईआईटी है और छोटे शहरों में क्या है, बहुत सारे बीटेक के कॉलेज है। क्या आईआईटी से पढ़े हुए बंदे और जो बीटेक जो गांव के या छोटे शहरों में जो बीटेक कॉलेज है, क्या उनमें शिक्षा एक जैसे दी जाती है, नहीं जाती। अगर सभी को अगर एक जैसे शिक्षा दी जाती तो क्या था, गरीबी उतना ज्यादा समाज में नहीं होता। तीसरी अवसर, अवसर की समानता। देखिए क्या होता है कि बहुत से लोगों को अवसर नहीं मिलता, जैसे महिलाओं को अवसर नहीं मिलता है, खासकर महिलाओं को क्या होता है, अवसर नहीं मिलता। देखिएगा कोई भी प्राइवेट जॉब होता है तो अधिकतर क्या है, पुरुषों को लेते हैं। महिलाओं को इसलिए नहीं देते कि महिला क्या होता है, जब गर्भवती हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे का लालन पालन के लिए क्या नौकरी छोड़ देते हैं, या उनके बच्चों को अलग से देखभाल करने की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी होते हैं वो क्या होता है, महिलाओं को कम से कम नियुक्ति देते हैं। तो देखिएगा शिक्षा और अगर अवसर अगर सबको बराबर मिलेगा तो क्या होगा, समाज में क्या होगा, असमानता कम होगा। इसलिए अवसर की समानता की बात की गई। दूसरी बात, इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 16(4) में भारत में पहली बार आरक्षण की बात की गई है। इसकी बात की है, रिजर्वेशन की बात की है। देखिए भारत में जो रिजर्वेशन की बात की गई थी उसको कहते हैं सकारात्मक रिजर्वेशन, यानी सकारात्मक आरक्षण, सकारात्मक आरक्षण कहते हैं। इसको कहते हैं एफर्मेटिव रिजर्वेशन की बात की गई। भारत में कैसे रिजर्वेशन है, सकारात्मक आरक्षण, इसको कहते हैं एफर्मेटिव रिजर्वेशन कहते हैं। देखिए इसमें बताया गया कि ऐसे समूह या ऐसे वर्ग जो सामाजिक, जो क्या होना चाहिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं,
क्या है रूप से पिछड़े हैं उन्हीं को क्या है आरक्षण दिया जाएगा। आर्थिक आधार पर हमारे संविधान में आरक्षण की बात नहीं की गई थी। हमारे देश में आरक्षण की बात में की गई है सामाजिक और शैक्षिक आधार पर जो पिछड़े होते हैं ऐसे जातियों को, ऐसे लोगों को क्या आरक्षण की बात की गई। और आरक्षण कैसा है, सकारात्मक आरक्षण। और आरक्षण की बात किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण की बात की गई है। ठीक है। और देखिए ये आरक्षण क्या है, पहली बार हमारे संविधान में केवल 10 सालों के लिए दिया गया था। अब क्या था, हर सरकार क्या होता है उसको हर 10 साल के लिए बढ़ाता गया। अभी तक ये आरक्षण चल रहा है। तो मूल संविधान में आरक्षण कितने साल के लिए दिया गया था, 10 साल के लिए दिया गया था। लेकिन क्या है, अभी देखिएगा जो सवर्ण है उनको भी क्या आर्थिक आधार पर भी उनको क्या है 10% आरक्षण दिया गया है। वो क्या मूल संविधान में ये चीज नहीं लिखी गई थी। ठीक है। तो ये आरक्षण भी इसी संविधान में लिखा गया। आगे देखते हैं जो अनुच्छेद 17। देखिए अनुच्छेद 17 में किसकी बात की गई है, देखिए इसमें क्या गया, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत या अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं। देखिए भारत में क्या था, पहले जो निम्न वर्ण के जो लोग थे, उच्च वर्ण के लोग क्या था उनको छूना पसंद नहीं करते थे। तो हमारे संविधान में के जो अनुच्छेद 17 है इसमें क्या बताया गया कि ऐसे जो कृत्य है वो क्या है संवैधानिक या कानूनी रूप से वो क्या है गलत है। इसलिए बोला कि छुआछूत का क्या है भारत में अंत हो जाएगा। किस कौन से अनुच्छेद है, उनके लिए अनुच्छेद 17 बनाए गए थे। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 18। देखिए अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत बताया गया है। देखिए क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले भारत में क्या जो जमींदार या नवाब या जो राजा थे ये लोग बड़े बड़े उपाधि ले रखे थे, जैसे राय बहादुर, राजा, महाराजा, जमींदार, नवाब, ऐसे बहुत सारे क्या है उपाधि लिया था। अंग्रेजों से भी बहुत से लोगों ने उपाधि ले रखे थे। तो इससे क्या था, समाज में असमानता फैलने वाले थे। इसलिए क्या है भारत सरकार ने बोला कि आप सारी उपाधियों का क्या कर दिया जाए, अंत कर दिया जाए। लेकिन उपाधियों के ये अंत करने के साथ लेकिन 2 उपाधियों को रखा गया था। कौन से 2 उपाधियों को रखा गया था, एक है शैक्षिक उपाधि और एक है सैन्य उपाधि। देखिए शैक्षिक उपाधि में कैसे है, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, एमए हो गया, पीएचडी हो गया, पीएचडी हो गया, उसके बाद एमफिल हो गया। ये क्या है शैक्षिक उपाधि है, इसको धारण कर सकते हैं। और सैन्य उपाधि में क्या हो गया, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, ये क्या है आपके सैन्य उपाधि। या ब्रिगेडियर हो गया, कर्नल हो गया, मेजर हो गया, जनरल होगा, ये क्या सैन्य उपाधि है, इनको समाप्त नहीं किया गया था। देखिए सबसे सेना का सबसे बड़ा जो उपाधि है वो क्या है, परमवीर चक्र उनका सबसे बड़ा उपाधि है। तो इनकी क्या है खत्म नहीं किया गया था। लेकिन देखिएगा हमारे संविधान में 1954 में 4 नए उपाधियों को क्या है शामिल किया गया। कब, 1944 में। 1944 में 4 नागरिक क्या उपाधियों को शामिल किया गया था। वो कौन थे हैं, भारत रत्न, पहला है भारत रत्न, दूसरा क्या है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। ये 4 उपाधि क्या है 1954 में हमारे संविधान में जोड़ा गया। और ये जो भारत रत्न है ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक उपाधि है। ये भारत का सबसे बड़ा क्या है नागरिक उपाधि माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक उपाधि क्या है भारत रत्न। और भारत का सबसे बड़ा सैन्य उपाधि कौन सा है परमवीर चक्र। ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा सैन्य उपाधि क्या है परमवीर चक्र। और भारत का सबसे बड़ा नागरिक उपाधि क्या है भारत रत्न। देखिए भारत में जो भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था वो क्या था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत में भारत रत्न सबसे पहले किनको दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ये क्या है भारत के पहले
उपराष्ट्रपति रहे और द्वितीय क्या है, राष्ट्रपति के पद पे रहे। तो भारत में सबसे पहले क्या है, भारत रत्न किसको दिया गया था, वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। देखिए, दो ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय नागरिक नहीं थे लेकिन उनको भी भारत रत्न दिया गया था। वो कौन थे, एक देखिएगा, एक है क्या है, अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, और दूसरा है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के रहने वाले थे, और नेल्सन मंडेला क्या है, दक्षिण अफ्रीका के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत के नागरिक ना होते हुए भी दो व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। कौन, अब्दुल गफ्फार खां, कौन, पाकिस्तान, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन को चलाया था। किसने, कौन सी आंदोलन का नेतृत्व किया उन्होंने, लाल कुर्ती, ठीक है। और इनको सीमंत गांधी भी कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता है, सीमंत गांधी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको सीमंत गांधी भी कहा जाता है। और नेल्सन मंडेला क्या है, रंग नस्ल भेद के लिए क्या, दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ा मूवमेंट चला था और इनको भी क्या है, भारत रत्न दिया गया, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका के क्या थे, नागरिक थे। तो इन दोनों को क्या है, भारत रत्न दिया गया जो भारत के नागरिक नहीं थे। अब आगे देखते हैं, ये हो गया आपके जो समानता के अधिकार थे, यानी इसके बारे में हो गया। अब देखते हैं आपका दूसरा जो मौलिक अधिकार है, उनका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है, पहले समझ लेते हैं। देखिएगा, इसमें पहले अनुच्छेद 19 के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद जो 19 है, इसमें क्या क्या कहा गया, इसमें बोला गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता की बात की गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एनी राइट टू स्पीच। इसमें क्या बताया गया, राइट टू स्पीच, यानी कोई भी व्यक्ति अपने बात को रखने का अधिकार क्या है, उनको दिया गया। इसके अंतर्गत क्या है, पहले समझ लीजिएगा। इसके अंतर्गत यह बात बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना हथियार लिए कोई भी सम्मेलन कर सकता है। बिना हथियार के क्या कर सकता है, सम्मेलन को बुला सकता है, या कोई संगठन खड़ा कर सकता है बिना हिंसा के क्या कर सकता है, संगठन को खड़ा कर सकता है, या कोई भी विरोध प्रदर्शन कर सकता है बिना हथियार के विरोध प्रदर्शन। जैसे इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन को विरोध करने का अधिकार कहां से मिला है, अनुच्छेद 19 से मिला है। तीसरी बात है कि भारत के कोई भी नागरिक भारत के किसी भी स्थान पर जाके बच सकते हैं, लेकिन एक शर्त यह है कि वो क्या है, सेंसिटिव क्षेत्र, यानी जो सुरक्षा की यानी रक्षा के दृष्टि से अगर जो सेंसिटिव एरिया है वहां पे रह सकता है। तो कोई भी व्यक्ति क्या है, भारत में कहीं भी निवास कर सकता है, कहीं पे भी क्या कर सकता है, निवास कर सकता है, कहीं पर भी निवास कर सकता है, तथा अपने मनपसंद व्यवसाय शुरू कर सकता है। अपने मनपसंद क्या कर सकता है, व्यवसाय, जो जैसा कर्म करेगा, करना चाहता है करे। कोई अगर लोहा का काम करना चाहता है वो लोहे, कोई पढ़ाने का काम करना चाहे तो पढ़ाने का काम करे। इसी का था उनको सारी चीज दिया गया। तीसरी बात क्या है कि इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है अगर जो भारत में कहीं भी भ्रमण करना चाहे वो भी भ्रमण कर सकते हैं। देखिए, इसी अनुच्छेद में क्या कहेगा, अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। किसकी स्वतंत्रता की बात की गई, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 19(1) में है, यानी हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 19 के बारे में। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20, देखिए अनुच्छेद 20 में क्या है पहले समझ लिया। देखिए अनुच्छेद 20 में यह लिखा है कि अगर कोई अपराधी कोई अपराध करता है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उस समय प्रचलित कानून के अनुसार उनको दंड दिया जाएगा। अरे दंड कैसे होगा, उस समय
प्रचलित कानून के अनुसार होगा, यानी जो करंट में जो कानून चल रहा है उस कानून के अनुसार क्या होगा, दंड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उस समय प्रचलित कानून के अनुसार उनको दंड दिया जाएगा, उसके आगे या उसके बाद में बने हुए कानून के अनुसार उनको दंड नहीं दिया जाएगा, उनको दंड नहीं दिया जाएगा। देखिए समझ लिएगा, देखिएगा 2016 से पहले भारत में क्या था, 18 साल से नीचे जो व्यक्ति था उनको क्या नाबालिग माना जाता था। 18 साल वर्ष से नीचे व्यक्ति को क्या माना जाता था, नागरिक माना जाता, मतलब नाबालिग माना जाता था। लेकिन क्या 2016 के बाद जो अल्प वयस्क या जो जिसको आप वयस्क नहीं मानते उनकी आयु क्या कर दिया, 16 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया, 16। अगर देखिए 2016 से पहले अगर कोई 18 साल से नीचे के कोई व्यक्ति अगर हत्या करता है या कुछ भी काम करता है, यानी कोई भी अपराध करता है, तो उनको क्या है, अल्प वयस्क के अंतर्गत उनको क्या होगा, सजा होगा। लेकिन अब क्या है, अब अगर 16 साल से ऊपर की कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान अगर कोई अपराध करता है तो उनको क्या है, बालिग के अनुसार उनको क्या सजा या कोई भी दंड दिया जाएगा। तो क्या होगा, जो व्यक्ति जिस समय कोई भी अपराध करता है उसी समय जो कानून प्रचलन में है उसी कानून के अनुसार उनको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है, उसके आगे या उसके पीछे बनने वाले कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए इसका अच्छा उदाहरण आपको बताता हूं। आप लोगों ने सुना होगा निर्भया कांड। देखिए निर्भया कांड में 5 लोग शामिल थे, उनमें से एक व्यक्ति था, उसका उम्र क्या था, 18 साल से कम था, और उनको क्या है, बाल अधिकार अधिनियम के अनुसार उनको क्या है, 3 साल का सजा हुआ था कि वह बालिग नहीं थे, और बाकी चारों की फांसी हो गया। बल्कि जो 5वां व्यक्ति था, जो 18 साल से कम व्यक्ति था, उनको क्या सजा मुक्त हो गया था। लेकिन वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति अगर 16 साल से ऊपर होगा, क्या उनको सजा क्या होगा, बालिग के अनुसार मिलने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 21। देखिए अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया, पहले समझ लीजिए। अनुच्छेद 21 में बताया कि जीने का अधिकार, यानी राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार के बारे में बताया गया। जीने का अधिकार का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उनसे कोई भी काम नहीं करवा सकता, उनके जीने का अधिकार देना चाहिए, या उनसे जबरदस्ती उनको आत्महत्या करने के लिए उकसाया नहीं जा सकता है। उनका अपने जीने का तरीका कैसे हो, कैसे जिएगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये अधिकार क्या है, उनको अनुच्छेद 21 उनको प्रदान करता है। और इसी में देखिएगा बताया गया निजता का अधिकार भी इसी में बताया गया। कौन सा अधिकार, निजता का अधिकार। पहली बात समझ लिए, निजता का अधिकार क्या है, जिसको कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार यह है कि कोई भी व्यक्ति क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ रह रहा है, क्या कैसे कर रहा है, अगर वो क्या है, उस व्यक्ति के अधिकार पे होगा कि वो किसके साथ खाए, क्या पिए, क्या करे, वो उनका निजता का अधिकार है। ठीक है। तो पहले क्या था, निजता का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार नहीं था। लेकिन 2017 में क्या है, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया है, देखिए अनुच्छेद 22 में यह बताया गया कि जो कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है या नहीं भी करता है, अगर कोई भी पुलिस अधिकारी अगर उनको गिरफ्तार करता है तो उस व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति अपराध करता भी है या नहीं भी करता, अगर उनको पुलिस पकड़ में लेता है तो उनके पास क्या अधिकार है जो पुलिस के सामने वो प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए क्या क्या अधिकार होता है। पहली बात क्या आता है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए क्या होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को क्या है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार करने के लिए क्या होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर भी लिया, अगर अपराध किया है तो क्या होगा, 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने क्या होगा, पेश करना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति अगर पकड़ा गया है तो उनको क्या है, कानूनी सलाह लेने के लिए क्या है, अधिकार प्राप्त है। तीसरी बात है कि जो व्यक्ति पकड़ा गया वो अपने खिलाफ गवाह नहीं दे सकते। वो व्यक्ति क्या है, अपने खिलाफ गवाह नहीं दे सकते। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ा गया वो अपने खिलाफ गवाह नहीं देंगे।
चौथी बात है कि अगर महिलाओं को पकड़ना है तो उनके लिए महिला पुलिस होना भी बहुत जरूरी है। बिना महिलाओं को बिना महिला पुलिस पकड़ नहीं सकते। तीसरी बात है कि अगर कोई महिला अगर जघन्य अपराध नहीं करता है तो महिलाओं को रात यानी शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई जघन्य अपराध ना किया यानी सामान्य अपराध किया है तो इसके लिए ये होगा। और इसी में एक बात और बताया गया है, इसी में एक बात बताया गया कि निरोधक कानून को भी इसी में जोड़ा गया है। निरोधक कानून समझते क्या है? देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति या पुलिस प्रशासन को अगर शक है कि कोई व्यक्ति पहले उसका बैकग्राउंड क्या था, अपराधी रहा हो, और लगता है कि आने वाले दिनों में ये कोई बहुत बड़ा अपराध करने वाला हो, तो शक के आधार पर क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। शक के आधार पर किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। और इस गिरफ्तारी को क्या करता है, निरोधक कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरोधक कानून कहा जाता है। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक जेल में रख सकते हैं। 3 माह तक क्या है, जेल में रख सकते हैं। लेकिन 3 माह से अधिक समय के लिए ऐसे व्यक्ति को जेल में रखने के लिए किसी मजिस्ट्रेट से क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। किसी मजिस्ट्रेट से क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से देखिएगा, निरोधक निवारण कानून क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो पहले अपराधी रह चुके हो, उसको लगता है कि वो दूसरी बार अपराध करने वाला हो, तो अपराध करने से पहले उसको शक के आधार पर क्या है, गिरफ्तार किया जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक क्या जेल में रखा जा सकता है। लेकिन 3 महीने से अगर अधिक समय के लिए उनको जेल में रखना होगा तो उनको क्या है, किसी भी उन पुलिस अधिकारी को, किसी भी मजिस्ट्रेट से क्या होगा, उनके लिए अनुमति प्रदान करना होगा। तो ये क्या होता है, जो अपराधी है उसी के लिए क्या ये चीज बने होते हैं। अब अगला देखते हैं अनुच्छेद 23, जिसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में 2 चीजों के बारे में बताया गया है। एक है मानव का दुर्व्यापार पर प्रतिबंध, यानी क्या है, किसी भी मानव को क्या है, खरीदी और बिक्री नहीं का हो सकता है। किसी मानव का क्या होना चाहिए, खरीदी और बिक्री नहीं हो सकता है। यानी किसी भी मानव को क्या होता है, खरीदी और बिक्री नहीं होना चाहता है। देखिए आज भी भारत में क्या है, चोरी छिपे महिला और बच्चों के बड़े स्तर पर क्या होता है, बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। तो वो क्या कानून के हिसाब से क्या है, गलत है। लेकिन क्या इसमें अनुच्छेद 23 में बताया कि किसी व्यक्ति को उनका दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। देखिए पहले के हमारे समाज में क्या होता है, जो दबंग टाइप के लोग थे या जो धनवान लोग थे, वो क्या था, जो आसपास के जो गरीब लोग थे या जो कमजोर लोग थे या निम्न वर्ग के लोग थे, उनको क्या जबरदस्ती अपने खेतों में या अपने घरों में काम करवाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, उसको उन्हीं को क्या बंधुआ मजदूर कहा जाता था। उनको क्या था, बंधुआ मजदूर कहा जाता था। अब क्या है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी का काम कर सकता है। अगर इच्छा नहीं होगा तो उसको जबरदस्ती उससे काम नहीं करवाया जा सकता। तो ये बंधुआ मजदूर के बारे में। ठीक है, और बाकी जो 3 मौलिक अधिकार है ये अगले वीडियो में आप लोगों के सामने पेश करेंगे। थैंक यू।